Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me, Dr. Aisha Malik. Welcome back to my YouTube channel. Now I discuss the topic of medical physiology, and the chapter number is 121, and the chapter name is exchange of respiratory gases. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं हमारे एल्वोलाई में, हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यूज़ में एंड एवरीथिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे कि एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का इंट्रो में जो इसकी गैसेस यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं और वो किस लिए और क्यों ज़रूरी होती हैं। ऑक्सीजन इज एसेंशियली फॉर द सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस द वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल मस्ट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल्स एंड द बॉडी। ऑक्सीजन सिंपली हमें जो है बेसिकली पता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास एसेंशियली होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे सेल्स में मस्ट बी एक्सपेल्ड। हम जब उसके एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं या बाहर निकाल देते हैं फ्रॉम द सेल्स एंड द बॉडीज। लंग्स सर्व टू एक्सचेंज दीज टू गैसेस विद द ब्लड। लंग्स हमारे पास जो है इसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम इसकी एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द लंग्स के लंग्स में जो है गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं। In the lungs, exchange of the respiratory gases take place between the alveolus of the lungs and the blood. ज़ाहिर सी बात है कि जब हम लंग्स की बात करें तो वहाँ पर जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो किस तरह एक्सचेंज होंगी, ये किन के दरमियान चेंज होंगी। एक तो हमारे पास ब्लड है, दूसरा हमारे पास एल्वोलाई ऑफ द लंग्स है। ऑक्सीजन enters the blood from the alveoli and carbon dioxide is expelled out of body into the alveoli. ऑक्सीजन जो कि हमारे बॉडी में एंटर होती है एल्वोलाई से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक्सपेल्ड आउट होती है हमारे ब्लड से एल्वोलाई में। एक्सचेंज अकर थ्रू बल्क फ्लो डिफ्यूजन। ये एक बल्क फ्लो डिफ्यूजन है जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था। ये उसके थ्रू जो है एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द एल्वोलाई टेक प्लेस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये बेसिकली रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से जो के थ्रू जो है ये सारा प्रोसेस होता है, जिसको हम एल्वोलाई मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आगे हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। ये होती क्या है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स थ्रू विच exchange of respiratory gases take place. It is formed by epithelium of the respiratory and the endothelium of the pulmonary capillaries. आगे ये किससे फॉर्म होती हैं, डिफरेंट लेयर से बनी हुई होती हैं जो कि बिलोंग करती हैं एल्वोलाई एंड द कैपिलरीज। ये इसकी ये पिक है, ये सर्फेक्टेंट, इसकी उसके बाद फ्लूइड की लेयर, एल्वुलर एपिथेलियम, इंटरस्टिशियल स्पेस आ जाती है, इसकी बेसमेंट में ब्रेन आ जाती है, कैपिलरी एंडोथेलियम आ जाती है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो हम स्ट्रक्चर की तरफ देखें। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी लेयर्स, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज अ वेरी थिन with an average thickness of about 0.1 mu. Total surface area of the respiratory membrane in a boat is about 70 square meter. सिंपली बात उन्होंने बताई है कि इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी इतनी मतलब कि इतनी बारीक कह लेंगे, इतनी पतली होती है कि 0.1 म्यू इसका डायामीटर है या इसकी थिकनेस है। उसके बाद इसकी एवरेज डायामीटर की पल्मोनरी की बात कर ले, पल्मोनरी कैपिलरी की, वो 8 म्यू मीटर है, विच मीन्स दैट रेड ब्लड सेल्स विद द डायामीटर 7.4 म्यू मीटर्स इवेंचुअली स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज। दे आर द मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल इज क्लोज कंटेंट विद द पल्मोनरी वॉल्स। जिस फैसिलिटेट क्विक एक्सचेंज। ये जो है वो बेसिकली हमारे पास क्विक एक्सचेंज करती हैं, और इसका बेसिकली जो उन्होंने पर्पस है वो यही बताया। इसके बाद डिफ्यूजिंग कैपेसिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज़ डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अ वॉल्यूम ऑफ द गैस विच इज़ डिफ्यूज थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन each lung or to the pressure gradient of 1 mmHg। या आगे इसकी लेयर्स हैं जो मैंने पहले बता दी कि इसकी सरफेक्टेंट की लेयर आती है, उसके बाद इसकी थिन लेयर आती है, उसके बाद लेयर ऑफ एल्वुलर एपिथेलियम, बेसमेंट आती है एल्वुलर एपिथेलियम की, इंटरस्टिशियल स्पेस, और बेसमेंट आ जाती है कैपिलरी की और कैपिलरी एंडोथेलियम। उसके बाद हम इसके जो डिस्कस करेंगे वो है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो कि ऑक्सीजन की होती है 21 ml पर मिनट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है वो 400 ml होती है। उसके बाद इसके बारे में बता दें, दस द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज अबाउट 20 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है वो 20 टाइम्स मोर होती है दैन जो ऑक्सीजन है जो कि हम इनहेल करते हैं या इंस्पायर करते हैं। आगे इसके फैक्टर्स बेसिकली 5 फैक्टर्स हैं जो उन्होंने डिस्कस किए हैं जो कि इफेक्ट करते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी को। तो फर्स्ट पे आ जाते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर ग्रेडियंट के, क्योंकि जैसे हमारे पास
डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट आल्सो इंक्रीज बिकॉज इट्स हैज़ directly relation. Pressure gradient is the difference between the partial pressure of the gas in the alveoli and the pulmonary capillary blood. It is a major fact which affect basically ये मेजर इफेक्ट होता है जो कि इफेक्ट करता है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी को. आगे इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर लें गैस की फ्लूइड के मीडिया के साथ, इसका भी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है. जो जैसे हमारे पास डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस आल्सो इंक्रीज. उसके बाद इसके टोटल सरफेस एरिया की बात कर लें तो ये जो सरफेस एरिया है वो भी डायरेक्ट रिलेशन में है. मतलब कि हमारे पास जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी हमारे पास डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लो सरफेस एरिया, या आप कह लें कि नैरो सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन ईच लंग इज़ अबाउट 70 स्क्वायर मीटर. मैंने पीछे बता दिया है. इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डिक्रीज, द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फॉर द गैसेज इज डिक्रीज. हमारे पास वही सिंपल बात डायरेक्ट रिलेशन है कि सरफेस एरिया जैसे डिक्रीज़ करेगा हमारे पास गैसेस भी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएंगे. डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज डिक्रीज इन द एम्फीसीमा इन विच द मैनी ऑफ द एल्वेलाई आर कोलैप्स बिकॉज ऑफ हैवी स्मोकिंग और ऑक्सीडेंट गैसेज. जाहिर सी बात है उन्होंने बेसिक बातें बताई हुई हैं कि हमारे पास हैवी स्मोकिंग की वजह से जो है वो लंग्स में जो है वो कोलैप्सिंग होना शुरू हो जाती है. आगे इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लें तो ये जो है ये बहुत कह लें फैक्टर है जो कि इन्वर्स रिलेशन में है. जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट गैस का ज़्यादा होगा, हमारे पास डिफ्यूजिंग कैपेसिटी उतनी कम हो जाएगी. आगे इसकी थिकनेस की बात करें तो थिकनेस की भी जो है वो इन्वर्स रिलेशन है. इन्वर्स रिलेशन से मुराद कि जितनी इसकी ज़्यादा थिकनेस होगी, जितना ये ज़्यादा पतला होगा उतनी जो है वो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कम होगी. ये कह लेंगे आप सरफेस एरिया की बात कर लें कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा डिफ्यूजिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी. जितनी थिकनेस कम होगी उतनी जो है वो हमारे पास डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी. इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस थ्रू विच द डिफ्यूजिंग टेक प्लेस इज़ लॉन्ग. इन कंडीशंस लाइक fibrosis and the edema, the diffusing rate is reduced because the thickness of the respiratory membrane is balanced. आगे इसकी रिलेशन की बात कर लें कैपेसिटी की, जो कि फैक्टर्स इसके इफेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास सिंपली एक फार्मूला है. डायरेक्ट डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है वो आप इज इक्वल कह लें या इन्फिनिट, ये पी जी मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई एड ओवर एम वी ओवर मल्टीप्लाई बाई डी. अब डी सी मीन्स डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, पी जी मतलब हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट, पी से प्रेशर, जी से ग्रेडियंट, एस का हमारे पास सॉल्युबिलिटी, ए हमारे पास एरिया, एम वी हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट और डी इसका मतलब कि डायमीटर कह लेंगे आप, थिकनेस कह लें. आगे इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड द फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट, व्हाट इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट? डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट अ फैक्टर of proportionality which is the measure of a substance diffusing through the concentration gradient. ये हमारे पास बेसिकली मेजर करता है सब्सटेंस की डिफ्यूजिंग थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इट इज़ आल्सो नोन एज द डिफ्यूजन कांस्टेंट. इसको डिफ्यूजन कांस्टेंट भी कहते हैं और ये रिलेट करता है साइज और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. अगर फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात कर लें तो फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हमारे पास उन्होंने बता दिया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्रॉसिंग आ गिवन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितनी भी अमाउंट आएगी सब्सटेंस की जो कि एरिया में क्रॉसिंग एरिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास वो एरिया जो कि डिफ्यूज़ कर गया कंसंट्रेशन के और एंड अ कांस्टेंट नोन एज अ डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, डिफ्यूजिंग कोफिशिएंट. आगे इसका फॉर्मूला आ जाता है एरिया मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय डिफ्यूजन कोफिशिएंट. जे इज इक्वल्स टू माइनस डी मल्टीप्लाई ए डी सी ओवर. अब जे हमारे पास अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस आएगा, डी हमारे पास डिफ्यूजन कोफिशिएंट आएगा, ए इसका एरिया है और ये हमारे पास कांस्टेंट कंसंट्रेशन है. और नेगेटिव साइंस मीन्स दैट के हमारे पास इंडिकेट करता है कि डिफ्यूजन जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है diffusion of oxygen. Diffusion of oxygen from atmospheric air into alveoli. तो इसकी जो है हम ये देख लेते हैं कि गैसेस एक्सचेंज एट एल्वुलर लेवल. ये हमारे पास एल्वुलाई है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है, ऑक्सीजन इन मूव कर रही है और ब्लड आउट हो रहा है और ब्लड इन मूव कर रहा है. तो ये डार्क मीन्स कि यहाँ पर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है.
यहाँ पे हमारे पास डिफ्यूजन हुई फ्रॉम एल्वेलाई इनटू द ब्लड। ये हमारे पास कैपिलरी है, ये आर्टियल एंड और ये वेनस एंड। यहाँ पर हमारे पास एल्वेलर जो कि ऑक्सीजन का प्रेशर जो है 104 mmHg है, और जैसे वो इन होता है तो उसका 40 होता है और उसका कंटेंट 40 ml होता है। लेकिन ऑक्सीजन जैसे वो जो वेनस एंड से बाहर निकलता है तो उसका 104 mmHg होता है और 19 ml होता है। उसके बाद ऑक्सीजन हम देख रहे थे डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वेलाई, कि ब्लड सब एल्वेलाई में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिफ्यूज़ होती है। तो ये इसका एक छोटा सा मैंने बनाया। तो ये हमारे पास वही सेम कैपिलरी है, आर्टियल एंड है, वेनस एंड है, और ये हमारे पास एल्वेलस है। अब इसका जैसे वो एंटर हो रही है इसकी 46 mmHg है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट 52 ml है। लेकिन जैसे वो एक्सपेल्ड आउट हो रही है तो 46 से वो 40 हो गया, लेकिन इसका 52 से 48 ml हो गया। आगे उसका जो है उन्होंने बता दिया ऑक्सीजन और एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज एट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे हमारे पास गैसेज एक्सचेंज होती हैं, हम जो है वो यहाँ से देख लेते हैं। तो टिश्यू लेवल में हमारे पास एल्वेलस है। तो जैसे हमारे पास इंस्पायर्ड एयर हुई, सही है। उसके बाद ऑक्सीजन जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी और यहाँ से ऑक्सीजन मूव करेगी हमारे पास पल्मोनरी वेन के थ्रू, और ये सिस्टमैटिक आर्टरीज के थ्रू होगी। और ये आर्टरीज इसलिए सिस्टमैटिक है क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इसके प्रेशर की हम बात कर लें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर 95 है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। लेकिन वो जैसे टिश्यू लेवल पे आके जो है वो एक्सचेंज होती है तो हमारे पास ऑक्सीजन 40 हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड 45 हो जाती है। और यहाँ से वेन्स जो है वो वर्कआउट करेंगे क्योंकि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ मैंने प्रोमिनेंट किया, इट मीन्स कि यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी है, और इसके थ्रू जो है हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सपेल्ड आउट होगी। और इसमें ऑक्सीजन की जो वैल्यू 104 है और कार्बन डाइऑक्साइड की 40 mmHg है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।